तो हम लोग पहले कॉलम मैट्रिक्स ये सब पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। अभी हम लोग एक अलग तरह का मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलने वाले हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो तुम्हारा अगला मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। अब समझेंगे कि ये होता क्या है डायगोनल मैट्रिक्स। देखो, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहला कंडीशन ये है कि उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल बहुत सारा हो सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या कंडीशन होता है कि मतलब उसका जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा। वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। रो इज इक्वल टू कॉलम, मतलब उसका ऑर्डर सेम होगा। वो m गुणे n का उसका ऑर्डर होगा, तो उसमें m और n दोनों बराबर होंगे ऐसे। ठीक है। जैसे 3 गुणे 3 का मैट्रिक्स बहुत फेमस मैट्रिक्स होता है। कई बार 2 गुणे 2 का मैट्रिक्स बहुत फेमस होता है। तो अब जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसका एग्जांपल देख लो। तो उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लेकिन इसका नाम डायगोनल क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे ना वो हमेशा मेन डायगोनल पर होंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। जैसे इसका एग्जांपल देखो, चलो हम इसको मान लो एक एलिमेंट यहाँ रखेंगे, एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ। चलो ऐसा मैट्रिक्स बनाते हैं। तो इसमें स्क्वायर रखना है इसको सबसे पहले, तो इसमें दो दो रो 2 कॉलम करना ज़रूरी है। तो देखो, एक रो यहाँ पे हो गया R1, एक रो यहाँ पे हो गया R2। कॉलम वाइज देखो तो एक कॉलम यहाँ पे होगा C1, एक कॉलम यहाँ पे होगा C2। लेकिन अब इसमें एलिमेंट्स भरो। एलिमेंट तुमको सिर्फ डायगोनल पर ही भरने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भैया कौन सा डायगोनल। ठीक है। तो मैट्रिक्स में जहाँ से मैट्रिक्स बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, वहाँ से जो डायगोनल शुरू होता है उस डायगोनल को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल बोलते हैं। ठीक है। तो ये तुम्हारा होता है। तो यहाँ पे एलिमेंट डाल दो। तो यहाँ पे कैसा एलिमेंट डालना है? तो यहाँ पे तुम किसी तरह का एलिमेंट डाल दो। चलो यहाँ पे तुम डाल दो 4, यहाँ पे डाल दो तुम -2, कुछ भी डाल दो, लेकिन बस यहाँ पे आना चाहिए। और बाकी जगह पे 0 फिल कर दो। तो ये हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें इसका एग्जांपल 3 क्रॉस, ये 2 क्रॉस 2 का हुआ। अब 3 क्रॉस 3 में क्या है देखो, मतलब 2, 4, 6 कुछ भी डाल दो और यहाँ पे 0, 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 यहाँ पे 0। अब ये जो मैट्रिक्स बना ये 3 क्रॉस 3, 3 गुणे 3 का मैट्रिक्स बना। तो ये डायगोनल है कि नहीं है? है, क्योंकि देखो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक। अब एक मज़ेदार मैट्रिक्स बताते हैं, क्या लगता है तुमको? चलो अगर मान लो हम डालते हैं 1 0 0 0 2 0, अब ये 0 0 0। अब ये मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे या नहीं? क्या लगता है? राइट, बोलेंगे। तो अभी भी क्योंकि इसमें बाकी लास्ट वाला भले 0 है, लेकिन डायगोनल पर ही जो अवेलेबल है वो डायगोनल पे अवेलेबल है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये एग्जांपल हो गया डायगोनल मैट्रिक्स का। अब देखो, डायगोनल मैट्रिक्स में एकदम सेम डायगोनल मैट्रिक्स में जब सारे एलिमेंट्स, मतलब ये जो डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं ये और ये और ये, यहाँ पर ये और ये, यहाँ पर ये और ये, जब ये सारे एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स में एक ही हो जाएं, सेम हो जाएं, तब वो कहा जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। तो अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद जो अगला हेडिंग लेंगे बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स का। तो अब समझने के लिए पहले नोट हेडिंग देखो, स्केलर मैट्रिक्स। अब इसमें क्या है कि तुमको ऐसे लिखना है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स हो गया। अब सेम फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी, ऐसे लिख लो कि इट विल बी डायगोनल मैट्रिक्स but all the elements of diagonal will be same। यहाँ पे भी क्लियर हो गया। अब इसमें पहले मैट्रिक्स बना लो और उसके बाद उसमें एक काम करो कि जैसे मान लो यहाँ पे 2 डाल दिए, यहाँ पे 2 डाल दिए, यहाँ 2 डाल दिए। अब यहाँ पे 0 डाल दो, यहाँ 0 डाल दो, यहाँ 0 डाल दो, 0 डाल दो, 0 0। ये हो गया। कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, लेकिन वो नंबर सारा का सारा सेम होना चाहिए। ठीक है। अब देखो इन नंबर्स की नंबरिंग कैसे कर रहे हैं। मतलब अगर हम ए से एलिमेंट को दिखा रहे हैं तो एलिमेंट जो 1 1 पे पढ़ रहा है, एलिमेंट जो 2 2 पे पढ़ रहा है, एलिमेंट जो 3 3 पे पढ़ रहा है, वो सारे के सारे एलिमेंट एक ही नंबर के हैं।
मतलब वो सारे सेम हैं, और जो एलिमेंट्स ये नहीं है वो सारे ज़ीरो हैं, और ऑल अदर एलिमेंट्स, मतलब देखो ए आई जे को अगर हम कोई एलिमेंट का पोजीशन से दिखाते हैं तो उसमें ये जो आई और जे है, जब वो आपस में बराबर होगा तो उस कंडीशन में जो भी एलिमेंट रहेगा वो सेम होगा। आई और जे बराबर कर दो, मतलब दो दो कर दो, दो तीन, दो तीन तो बराबर हुआ नहीं, जैसे एक एक में आई जे बराबर है, दो दो में आई जे बराबर है, तीन तीन में आई जे बराबर है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो आई जे दे रहा है, जब आई आई बराबर जे हो जाए तो ये आई जे की सारी वैल्यू सेम हो जानी चाहिए। अब देखो, अगर ए आई जे की वैल्यू, चलो मान लो इसको हम ए बोल दिए, पहले वाले कंडीशन में ए आई जे की वैल्यू ए है और यहाँ पे आई जे बराबर है। अगर मान लो हम ये बोल दें कि ए आई जे की वैल्यू हमारी ज़ीरो रहेगी जब आई जे के बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। ये इस तरह की कंडीशन को समझो जरा हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ये कंडीशन क्या कहना चाह रहा है कि आई जे जब आपस में बराबर हो जाएगा, मतलब वन वन टू टू थ्री थ्री, तो ऐसे कंडीशन में जो पूरा का पूरा ए आई जे है उसका आंसर ए आ जाएगा। ए मतलब सेम आंसर, सेम आंसर आ जाएगा। लेकिन ए आई जे की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए जब ए आई जे बराबर नहीं है, मतलब आई और जे बराबर नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे टू थ्री लेके चलें या वन थ्री लेके चलें या थ्री वन लेके चलें, कुछ भी लेके चलें, ये सारा आंसर जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि ये आई जे बराबर नहीं है, तो वो इन नंबर्स को बताएगा। मतलब सिर्फ लिखने का तरीका हुआ, मेन कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि स्केलर मैट्रिक्स में कुछ नहीं भैया, सब जो यहाँ बैठेगा वो सब सेम आएगा। अब यहीं पर एक अगला मैट्रिक्स लिखो जिसका जो और स्पेशल है, जिसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये बड़ा ज़बरदस्त मैट्रिक्स है। देखो, स्केलर मैट्रिक्स किससे निकला है? ये निकला है डायगोनल से। अब यूनिट किससे निकलेगा? ये निकलेगा स्केलर से। मतलब नंबर सारे जो डायगोनल वाले हैं वो सेम होंगे, लेकिन वो वन होंगे। मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये चीज़, मतलब ये सारे एक दूसरे से निकल के आ रहे हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि उसमें ये नंबर कोई भी हो सकते थे। स्केलर में क्या हुआ, सारे नंबर सेम हो गए। यूनिटी आइडेंटिटी में क्या हुआ, ये सारे नंबर वन हो गए, 1 1 1। फिर उसके बाद देखो, ये फिलहाल जो एग्जांपल है वो 3x3 का है। अगर तुम देखो तो ये 1 0 0 1, ये 2x2 का एग्जांपल भी सेम होगा, 1 0 0 1, ठीक है। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स है। अब ज़ीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हम लोग समझेंगे जब उसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो हो, तो उसको लिखेंगे ज़ीरो एलिमेंट, ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो पे चेंज करते हैं, तुम लोग ये नोट करो, हो गया ना? ठीक है, ये लिख, ठीक है, ये लिखो ज़ीरो मैट्रिक्स। ये क्या होता है? ऑल एलिमेंट्स ज़ीरो, ऑल एलिमेंट्स ज़ीरो। अब देखो, मतलब 0 0 0 0 ख़त्म, सारे एलिमेंट ही ज़ीरो हो जाए। अब हम लोग लास्ट क्लास में ये चीज़ देख लिए थे कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में हैं तो वो आपस में मैट्रिक्स बराबर कब होंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कैसे होते हैं। तो उसके लिए नया हेडिंग शुरू होता है, इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब होता है दो मैट्रिक्स आपस में कब बराबर होंगे। तो वो तब बराबर होंगे अगर दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं तो उनके ऑर्डर और एलिमेंट्स दोनों सेम होंगे, सेम ऑर्डर और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। पहला लिखो, सेम ऑर्डर होगा, ठीक है। अब मान लो कि मैट्रिक्स ए का कोई एलिमेंट है जो आई और जे पोजीशन पे है, तो मैट्रिक्स बी का भी वही एलिमेंट जो आई जे पोजीशन पर है वो सेम होगा, तभी ऐसा बोलेंगे। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मान लो कि इफ़ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, तुमको देते हैं 1 1 7 2 0 x, और हम तुमको देते हैं एंड मैट्रिक्स बी देते हैं y 2 3 सॉरी
y17 z03 और हम तुमको बोलते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ़ ए एंड बी आर इक्वल मैट्राइसेस। अब ऐसे कंडीशन में तुम क्या करोगे, देखो सभी लोग समझो इस बात को। अगर ये पहले से ही बोल दे रहा है कि इक्वल है तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 1 आ गया, और ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, इसका मतलब z इज इक्वल टू 2 आ गया, और ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 आ गया। उसके अलावा भी बाकी एलिमेंट आपस में बराबर होंगे ही होंगे। 7 7 बराबर है, 1 1 बराबर है, 0 0 बराबर है। अच्छा देखो, इसका ये मतलब नहीं है कि उस मैट्रिक्स में वो चीज़ कहीं भी हो, कहीं भी नहीं होना है, ठीक है। वो वहीं होना चाहिए, एकदम सेम पोजीशन पे होना चाहिए, तब बराबर बोला जाएगा। मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि चलो ठीक है इसमें हमको 1 2 3 दिख रहा है और 7 0 -1 दिख रहा है, तो हमको दूसरे मैट्रिक्स में अगर -1 दिख गया, 7 दिख गया और 2 दिख गया, और यहाँ पे 3 दिख गया, 0 दिख गया, यहाँ पे 1 दिख गया, तो अब हम इसको मतलब इक्वल मैट्रिक्स बोल देंगे। क्यों बोल देंगे दोनों इक्वल हैं? क्योंकि सारे एलिमेंट्स तो सेम है। नहीं, लेकिन ये इक्वल नहीं है। क्यों? देखो 1 यहाँ भी है, लेकिन 1 यहाँ पर 1 होना चाहिए, लेकिन उसमें 1 वहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। तो ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। एलिमेंट्स भले इक्वल दिख रहे हैं। आप लोग हमारी बात समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? साक्षी समझ में आया? हाँ साक्षी, बताओ तुम कि ये मैट्रिक्स इक्वल क्यों नहीं है? हाँ, तो एलिमेंट के सेम होने से नहीं मतलब है, सेम प्लेस पर सेम एलिमेंट होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स को इक्वल माना जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग देखते हैं दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करना है। तो पेज चेंज करते हैं और देखते हैं कि ऐड कैसे करेंगे। तो ऐड बहुत आसान है, एडिशन ऑफ मैट्राइसेस बहुत इजी है। देखो, एडिशन ऑफ मैट्राइसेस होने के लिए सेम चीज़ों का एडिशन होगा भाई, ठीक है। सेम मैट्रिक्स रहेंगे, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स रहेंगे, तभी एडिशन होगा। ऑर्डर एकदम सेम होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर हम तुमको एक मैट्रिक्स ऐसा दे दें जिसमें 2 3 लिखा हो और 1 2 लिखा हो, और हम तुमको एक मैट्रिक्स दे दें कि तुम इसको 3 7 5 6 और 2 3 2 2 से जोड़ो, ये नहीं जुड़ पाएगा। नहीं, ये जुड़ नहीं पाएगा क्योंकि इसका ऑर्डर 2 × 2 है, ठीक है। और तुमको बताए थे कि राइस ट्रिक से हम लोगों को इस चीज़ को ऐड करना होता है। तो राइस सेम होना चाहिए दोनों का। जैसे इसमें 2 रो है, लेकिन कॉलम 1 2 3 4 कॉलम है, तो 2 × 4 का ये है, 2 × 4 का नहीं, ये गलत हो जाएगा, इससे नहीं हो सकता। ये कब ऐड होगा? जब इसमें भी 2 × 4 हो या फिर इसमें भी 2 × 2 हो, तब ऐसा होगा। तो इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं? तो यहाँ पे लिखो कांट बी एडेड फर्स्ट, ऐसे लिख दो, कांट बी एडेड। तो कैसे मैट्रिक्स को ऐड किया जा सकता है? चलो यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स देते हैं। चलो मान लो 2 1 हो गया, 0 -1 हो गया, और प्लस यहाँ पर हम 0 2 दे दिए और 2 1 दे दिए। अब इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो 2 और इसको आपस में ऐड कर देंगे, तो 2 और 0 ऐड किए, फिर 1 और 2 आपस में ऐड कर दो, तो 1 और 2 ऐड करो तो 3 आ जाएगा। फिर ये 0 और 2 ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा, -1 और 1 ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया फाइनल आंसर। ऐसे ऐड कर देंगे। सब्ट्रैक्ट भी बिल्कुल सेम वे में करते हैं, ठीक है। जो एलिमेंट जहाँ रखा है उसको वहीं पर सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये कॉपी हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो उसमें लिख लो सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या करोगे? मान लो हम यहाँ पे 7 0 लिखते हैं, -2 और 1 लिखते हैं, और हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी मैट्रिक्स से। मान लो 5 0 लिख देते हैं, 0 7 लिख देते हैं, और सब्ट्रैक्ट करो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम होना चाहिए, एलिमेंट की बात नहीं हो रही है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये भी 2 × 2 का है और ये भी 2 × 2 का है, ठीक। लेकिन पता है, जब मल्टीप्लिकेशन दिखाएंगे ना तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि इस वाले मैट्रिक्स का लास्ट वाला और इस वाले मैट्रिक्स का पहले वाला सेम होना चाहिए, तब मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिखाते हैं उसका एग्जांपल। तो अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो तो देखो सब्ट्रैक्शन का मैट्रिक्स ऐसे बनेगा। 7 में से 5 घटाओ, 2 बचेगा। 0 में से 0 घटाओ,
जीरो बचेगा। तो उसको तुम ऐसे लिखो दिखा करके, नहीं तो फिर भूल जाएंगे फ्यूचर में। ऐसे लिखो 7 - 5, सॉरी 7 - 5, 0 - 0, -2 - 0, 1 - 7, ऐसे दिखाओ। फिर उसके बाद लिखो 2 हियर, 0 हियर, -2 हियर, -6 हियर। ये हो गया हमारा आंसर। अब उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे दो मैट्रिक्स को। तो चलो हम पेज चेंज करते हैं। हो गया ना, पेज चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, अब इसमें यहाँ पे मान लो हम लिखते हैं m गुणे n, और यहाँ पे कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो b है। ठीक है, अब मान लो ये है इसका ऑर्डर p और q। ये इसका मल्टीप्लिकेशन सिर्फ तब पॉसिबल है जब ये n और p आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इफ़ n इज इक्वल टू p देन ओनली प्रोडक्ट इज पॉसिबल, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर n इज इक्वल टू p आपस में हो गया तो यहाँ पे एक ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि जो आपका नया मैट्रिक्स बनेगा, मतलब जब मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो इस m और इस q ऑर्डर का बनेगा, m क्रॉस q का बनेगा। ठीक है, जैसे हम लोग इसको गुणा करके देखते हैं। मान लो हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 1 0 2, और एक मैट्रिक्स लेते हैं यहाँ पे हम 0 1 का। ठीक, तो अब पहले ऑर्डर चेक करो कि इसका ऑर्डर तो 2 गुणे 2 है, इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, इसमें 2 रो है और एक ही कॉलम है। इसका मतलब ये 2 और 2 सेम हुए ना। यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2 है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जानते हो जो आंसर बचेगा वो कैसा बचेगा? वो आंसर कुछ ऐसा बचेगा कि ये वाला 2 यहाँ पे और फिर गुणे ये जो 1 है वो बचेगा, मतलब 2 गुणे 1 का मैट्रिक्स बचेगा। 2 गुणे 1 का मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है? 2 रो 1 कॉलम, मतलब एक एलिमेंट यहाँ आएगा एक एलिमेंट यहाँ आएगा, बस। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि जो एलिमेंट्स जहाँ जहाँ पे आने हैं वो श्योर हो जाते हैं कि एलिमेंट कहाँ कहाँ पे आएंगे। अब उसके बाद देखते हैं कि वो एलिमेंट्स कैसे वहाँ पे आएंगे। तो देखो ये काम कैसे करता है। ये पूरा का पूरा रो, एक पूरा का पूरा रो, अब ये वाला एलिमेंट तुम इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 गुणे 0 में, फिर प्लस का साइन लगाओगे। ये वाला एलिमेंट तुम इसमें मल्टीप्लाई करोगे। देख रहे हो कैसे बन रहा है? यहाँ पे मतलब ऐसे जाके ऐसे आना है। ठीक, समझ रहे हो? मतलब ये जो कॉर्नर है वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा और नेक्स्ट वाला कॉर्नर यहाँ नीचे मल्टीप्लाई होगा, मतलब प्लस 1 गुणे 1। ये बना तुम्हारा एक कंप्लीट एलिमेंट। अब फिर से क्या करोगे, नीचे वाला रो कैसे भरोगे? फिर से इस वाले को वापस से सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करोगे। मतलब 0 का गुणा तुम लोग करने वाले हो 0 का गुणा 0 में, फिर प्लस लगा देना, और इस 2 का गुणा करने वाले हो फिर से इस 1 में, 2 गुणे 1। आराम से करना, कोई जल्दीबाजी नहीं। अब उसके बाद ये तो मान लो ऐसे दिख गया। अब इसको तुम फिर से एक बार लिख दो ताकि साफ़ सुथरा दिखे। तो 2 गुणे 0 0 हो जाएगा, और ये 1 गुणे 1 1 हो जाएगा, तो 1 + 0 1 हो जाएगा। तो एक एलिमेंट मिल गया फाइनली 1। अब सेम ऐसे ही यहाँ पे 0 गुणे 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो फाइनली बन गया 2। ये 2 गुणे 1 का मैट्रिक्स बन गया। ठीक, पहले ये कॉपी करो, फिर हम एक और मैट्रिक्स का गुणा करना दिखाते हैं। चलो अब आगे देखते हैं, एक और मैट्रिक्स लेते हैं। अगर मान लो मैट्रिक्स लेते हैं ऐसे 2 1 3, 1 1 0 0 1 -1। ठीक, अब दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं ऐसे। देखो इस मैट्रिक्स का है 3 गुणे 3। तो एक चीज़ ध्यान रखो हमेशा कि अगला जो मैट्रिक्स शुरू होगा वो 3 गुणे कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 3 होना ज़रूरी है, तभी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो चलो हम इसको ईजी करने के लिए थोड़ा सा 3 गुणे 2 का मैट्रिक्स बनाते हैं। मतलब रो की वैल्यू 3 रखेंगे, कॉलम की वैल्यू 2 रखेंगे। कॉलम के लिए 2 रखनी है, रो के लिए 3 रखनी है। तो चलो हम 1 0 डाल दिए, एक रो बन गया। यहाँ पे 0 1 डाल दिए, दूसरा रो बन गया। यहाँ पे 1 और 2 डाल दिए, तीसरा रो बन गया। ठीक, 3 रो बन गए, कॉलम 2 ही बने, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो कैसा बनेगा मैट्रिक्स? जब मल्टीप्लाई होगा तो मैट्रिक्स ऐसा बनेगा कि ये वाला 3 मतलब 3 रो बनेंगे, और ये वाला कॉलम 3 गुणे 2 का मैट्रिक्स बनेगा। ऐसा सीन है इसका। ठीक,
मतलब 3 कॉलम 3 रो बनेंगे ना, तो 3 रो का मतलब होता है कि एक इसमें 1 रो यहाँ बनेगा, कॉलम 2 ही बनाना है तो 2 कॉलम बना के 3 रो बना देंगे। ठीक, यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा, देखो मल्टीप्लाई ऐसे होगा, यहाँ पर जो एलिमेंट्स आने वाले हैं वो एलिमेंट्स कैसे आएंगे, इस पूरे रो का तुम मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे कॉलम में, तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा इसमें इसमें इसमें, तब जाके वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद उसी का मल्टीप्लाई इस वाले में करोगे तब वो यहाँ पे आएगा। मतलब पहला जो रो है वो पहले रो को भर देगा, फिर दूसरा रो भरने के लिए दूसरे के सारे एलिमेंट्स को उठाएंगे और वापस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भर जाएगा, फिर उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भर जाएगा, फिर दूसरा रो भर जाएगा, फिर तीसरे को भरने के लिए तीसरा उठाएंगे तो ये तीसरा में भरना शुरू करेंगे। कैसे, पूरा एलिमेंट उठाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भरेंगे, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भरेंगे, और मल्टीप्लाई करने के तुरंत बाद प्लस 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 करते जाना है। ठीक, तो चलो हम लोग करके देखते हैं कि ये कैसे भर रहा है। थोड़ा यहाँ पे सबसे बड़ा चांस है मिस्टेक होने का, मिस्टेक होता रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो मिस्टेक से बचना है। तो हम इस 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस 1 में, तो 2 ही आ जाएगा। चलो 2 गुणे करने के बाद प्लस लगा दो, क्योंकि अभी पूरा रो का मल्टीप्लाई नहीं हुआ है ना, तो एलिमेंट अब मल्टीप्लाई करना है। अब क्या, 1 × 0। अब तुम लोग ज़रा बोलो कि अब क्या करना है हमको, तुम बताना। वेरी गुड, 3 × 1, वेरी गुड, ये तुम्हारा एक एलिमेंट कंप्लीट हो गया। अब तुम लोग क्या कियोगे, इस पूरे का इस पूरे में कर दियो, तो सिर्फ एक ही चीज़ मिली है अभी हमको, एक छोटी सी चीज़ मिली है। अब हम लोग सेम चीज़ करने वाले हैं। चलो अभी हम थोड़ा सा ब्रैकेट को हटा देते हैं, नहीं तो काफ़ी स्पेशियस हो जाएगा। चलो अब बताओ कि हम लोगों को उस रो को कंप्लीट करने तो पहले रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो रो कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को फिर से इस पूरे का मल्टीप्लाई इस पूरे में करते हैं। तो तुम लोग बोलो, हम लिखते जाते हैं, बोलो। 2 × 0 प्लस 1 × 1, 3 × 2। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। अब बताओ नेक्स्ट। 1 × 1, 1 × 0। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मीटिंग अभी दोबारा ज्वाइन हुई है, तो वो जो मैट्रिक्स है वो बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेना और सारे एलिमेंट्स को वहाँ पे लिख लेना। नोट कर लिए इतना क्वेश्चन, बस ठीक है। तो ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि अगला हेडिंग, वो मल्टीप्लाई करके सारे आंसर्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसलिए अब उसको हम दोबारा से नहीं लिख रहे। अब हम लोग ये समझेंगे कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स को नेगेटिव करते हैं तो उससे मैट्रिक्स पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, ये हेडिंग है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या होता है कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, उस मैट्रिक्स को तुम नेगेटिव करने वाले हो। जैसे मान लो कि कोई मैट्रिक्स ए है, ये है तुम्हारा 2 3 4 5, इसको तुम नेगेटिव करना चाहते हो। चलो मान लो यहाँ पे माइनस डालता है, माइनस डालो पहले से ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। अब हम चाहते हैं कि हम -a मैट्रिक्स फाइंड करें। अब इस माइनस का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि -1 का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे मैट्रिक्स में। तो अब उसके लिए आप क्या करेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको आप नेगेटिव करेंगे। मतलब ये -1 सब में मल्टीप्लाई होगा, तो ये -2 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें लिखो -1 विल मल्टीप्लाई इन ऑल एलिमेंट्स। इसका ये मतलब होता है कि अच्छा सारे एलिमेंट में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बाकी सब हम लोग देखे थे छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ को, कि अगर हमारे पास ढेर सारे मैट्रिसेस थे इन लास्ट क्लास में, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख रहे थे। अच्छा एक चीज़ और देखो, यहाँ पर अगर ये -1 के लिए लागू हो रहा है ना,
तो ये बाकी पूरे के पूरे सिस्टम के लिए भी लागू हो जाएगा। मतलब कि अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट हो तो वो पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है, अगर उसको हम उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी हम लोग क्वेश्चन करते समय इन चीज़ों को फोकस करेंगे कि ये कवर कैसे मतलब सारे क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो आप लोग एक्सरसाइज 3.1 कर लिए हैं, ठीक है। तो हम लोग जो प्रीवियस वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं उन प्रीवियस वाले क्वेश्चंस को करेंगे, तो मतलब टॉपिक थोड़ा सा कवर हो जाएगा प्रीवियस वाला क्वेश्चन करने से। तो हम एक काम करते हैं, प्रीवियस वाले क्वेश्चंस यहीं करवाएंगे लाइव क्लास में, क्योंकि प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में हमको भले वो इजी होंगे टफ होंगे लेकिन हम खुद से करवाएंगे। एनसीईआरटी वाले प्रॉब्लम्स आप लोग कीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स आप लोग वहाँ से साइड से करते रहिए, और जो हम लोग का 12th बोर्ड का जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके सारे क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे, यहाँ पे करेंगे, ठीक। तो चलिए अभी हम आज के लिए इतना करते हैं, बस आज के लिए।